हेलो दोस्तों, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। हम मौलिक अधिकारों वाले सेगमेंट को देख रहे हैं जो कि भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 3 का एक बहुत महत्वपूर्ण खंड है ये। और इसमें हमने अभी तक अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 और जो समता का अधिकार वाला एक पहला अनुच्छेद था जिसको हम विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण जो उसकी भाषा है वो हम पढ़ चुके हैं और आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने मुख्य रूप से उत्तराखंड के इतिहास और भूगोल वाला जो सेगमेंट है उसको बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। तो अब हम इस पॉलिटी और जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है उसको कवर कर रहे हैं। इसमें जो भी यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं वो ग्रुप सी एग्जामिनेशन से लेकर जो भी इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो लोअर सबऑर्डिनेट के हों, आरओ के हों, अपर सबऑर्डिनेट के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हो, वो सब यहाँ से कवर हो सकते हैं। तो अब हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में जैसा कि मैंने बताया कि हम मौलिक अधिकारों का जो हिस्सा है संविधान में, मतलब भाग 3 जो है, इसको देख रहे हैं। इसमें हमने अगर बात की जाए तो लास्ट वीडियो में हमने अनुच्छेद 12 पढ़ लिया था जिसमें मुख्यतः जो बात थी वो थी राज्य की परिभाषा। इसको हमने देख लिया है। जिन्होंने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हों उनको बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं समझ में आएंगी, तो बेहतर है कि पहले वो सारे चीज़ें, वो सारे सेगमेंट तैयार हों और तब इसको देखा जाए। जिनके पहले से कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और इसको सिर्फ रिवीजन के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो फिर वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 12 में। दूसरा एक अनुच्छेद हमारे पास अनुच्छेद 13 है। ये अनुच्छेद 13 देखें, भारत के संविधान में जो न्यायिक समीक्षा की हम बात करते हैं वो स्पष्टतः किसी भी हमारे अनुच्छेद में उस तरह से नहीं लिखी गई है जैसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में हो, लेकिन अनुच्छेद 13 एक तरह से न्यायालय को समीक्षा का अधिकार देता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जितनी तरह की विधियां हैं उसका भी उल्लेख है। जो विधि हमारे मूल अधिकारों को सीमित करती हों या समाप्त करती हों, ऐसी विधियों के साथ क्या होगा, ये पूरी व्यवस्था इसमें करी गई है। भीकाजी कामा जो केस था वो एक तरीके से अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हम देख सकते हैं। इसी अनुच्छेद 13 में हमने जो एक तरह से आच्छादन का सिद्धांत है कि अगर कोई विधि जिस सीमा तक मूल अधिकारों का उल्लंघन करती होगी वो उस सीमा तक विधि को ढक दिया जाएगा, उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा। और जैसे ही वो हम कह सकते हैं कि अपने उस फैक्टर को हटा देगी तो वापस वो एक तरह से एनफोर्स हो जाएगी वो विधि। तो वो सारी चीज़ें हमने अनुच्छेद 13 के अंतर्गत देख रखा है। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अनुच्छेद 14 जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 14, इसको हमने देखा है। आर्टिकल 14 का जो हिस्सा है उसमें हमने 2 चीज़ें देखी हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये 2 हिस्से हमने पहले देखे हैं। विधि के समक्ष समता की बात की जाए और विधियों का समान संरक्षण की बात की जाए तो वो इसमें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत कवर करे हैं। आज हम 2
बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स देखेंगे जो कि समता के अधिकार के ही अंतर्गत है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि जब हम समता का अधिकार की बात करते हैं, कल हमने देखा था कि भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो मूल अधिकार थे, वो शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन जारी हुआ था तो 7 तरह के मूल अधिकार थे। उसमें से एक संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार के रूप में भाग 12 के अंतर्गत जो 300A अनुच्छेद है उसमें रखा गया है। तो अभी 6 हमारे पास अधिकार हैं, जिसमें सबसे पहला है समता का अधिकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक का सारा पोर्शन आता है। तो अभी हमने आर्टिकल 14 को बहुत डिटेल एनालिसिस अपने वीडियो में करा था पहले। अब हम सीधे अनुच्छेद 15 को देखते हैं। तो आज से हमारा जो पहला इसमें टॉपिक शुरू हो रहा है वो है आर्टिकल 15। संविधान के अंतर्गत आने वाले तमाम जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे हमें नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जो शुरुआती जितना हिस्सा है जिसमें बहुत सारे अध्याय नहीं हैं, वहाँ हमें कम से कम अधिक से अधिक अनुच्छेदों को बिल्कुल टू द पॉइंट याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो अब हम सीधे बात करते हैं अनुच्छेद 15, जिसको कहा जाता है आर्टिकल 15। तो अनुच्छेद 15 समता के अधिकार के अंतर्गत आने वाला दूसरा एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आर्टिकल 15, जिस पर मूवी भी बनी है। तो ये क्या है, इसको बहुत लोग थोड़ा बहुत तो समझते ही होंगे, लेकिन इसको हम बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड पर समझेंगे और चीज़ों को इस तरह से देखेंगे कि कोई भी प्रश्न जो आर्टिकल 15 से जुड़ा हुआ पूछा जाए किसी भी परीक्षा में, वो हमारा छूटे नहीं। तो बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा था कि भारत के संविधान के अंतर्गत ना केवल अनुच्छेद हैं, बल्कि जब अनुच्छेदों में चीज़ों को बड़े व्यवस्थित क्रम में बताना होता है तो उसके अनुच्छेद के कुछ खंड और उपखंड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे इस अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 15 खंड 1 है, अनुच्छेद 15 खंड 2 है, अनुच्छेद 15 खंड 3 है और अनुच्छेद 15 खंड 4 है, अनुच्छेद 15 खंड 5 भी है, और इसके साथ साथ अनुच्छेद 15 खंड 6 भी देखने को मिलता है। अब ये सारे अनुच्छेद क्या हैं, ये सारे पोर्शंस हमें यहाँ पर देखने होंगे। ये सारे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, तो इनको हम बारी बारी से देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की, तो चूंकि ये अनुच्छेद 15 का जो हिस्सा है वो क्या है, अनुच्छेद 15 का जो हिस्सा है वो भी समानता का है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हमें देखनी होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की। तो ये जो अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 है, ये क्या कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, उसके लिंग एवं, या इसको हम कहते हैं या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा।
तो अनुच्छेद 15 खंड 1 जो बात कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इसमें सबसे पहला हमारे पास समझने के लिए है कि ये जो प्रावधान है, ये जो कर्तव्य हैं, वो निर्धारित करे गए हैं किसके लिए, राज्य के लिए। दूसरी चीज हमने देखी थी नागरिकता वाले सेगमेंट के अंतर्गत कि भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों में से कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों के लिए हैं। तो उसी में से एक हमारे पास जो मूल अधिकार है, जो आर्टिकल 15 के रूप में जाना जाता है, वो सिर्फ नागरिकों के लिए है। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत एक हिस्सा ये है कि यह राज्य के लिए सिर्फ आरोपित होगा, दूसरा नागरिकों के साथ जो बातें हैं वो नागरिकों से संबंधित हैं, यानी कि विदेशियों के साथ केवल उनके धर्म, जाति, उनके मूल वंश के साथ विभेद किया जा सकता है, नागरिकों के साथ नहीं हो सकता है। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर एक शब्द लिखा है केवल। केवल का मतलब ये है कि इन आधारों के अलावा, अगर सिर्फ ये आधार नहीं होने चाहिए, इसके साथ साथ कुछ दूसरे आधार भी होने चाहिए। अगर वो दूसरे आधार भी हैं तब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो है, विभेद जो है, वो स्वीकृत किया जाएगा तार्किक आधारों पर। लेकिन अगर सिर्फ धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद हो रहा हो तो ये विभेद स्वीकार्य नहीं होगा। मतलब आधार कितने हैं इसमें कुल मिलाकर 5 आधार बताए गए हैं, इनको हमें देखना है। तो अनुच्छेद 15 खंड 1 राज्य को ये बाधित करता है कि वो अपनी गतिविधियों को इस तरह नहीं करेगा जिसके आधार पर नागरिक के बीच में केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर कोई भी विभेद दिखे। तो ये है खंड 1 की स्थिति। तो यहाँ पर हमें देखना है सिर्फ राज्य पर ये चीज आरोपित होती है और नागरिकों के लिए है, और शब्द यहाँ पर केवल हैं, और ये सारे आधार हमें ध्यान में रखने होंगे। कुल 5 आधार हैं। तो अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमने ये हिस्सा देख लिया, इसको हमने समझ लिया। अब हम अपने दूसरे हिस्से पर चलते हैं, और वो जो दूसरा हिस्सा है वो है अनुच्छेद 15 खंड 2। तो जब बात होती है अनुच्छेद 15 खंड 2 की, तो ये क्या है, इसको हमें देखना है कि इसकी जो भाषा है वो ये कहती है कि अब बात सिर्फ राज्य की ही नहीं है, नागरिकों पर भी है। तो राज्य हो या नागरिक हो, उनको किसी नागरिक को, इसको मैं सामान्य भाषा में लिखा रहा हूँ, ये स्पष्ट कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज नहीं है। राज्य व नागरिकों पर ये बात संविधान में कही गई है कि वो किसी अन्य नागरिक को किसी सार्वजनिक स्थल के प्रयोग या प्रवेश से वंचित या किसी शर्त के आधार पर प्रवेश करने की अनुमति, इस तरह की जो चीजें हैं वो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। मतलब इसमें ये कहा गया है कि अगर चाहे वो राज्य हो, क्योंकि इससे पहले वाला जो हमने क्लॉज देखा था वो किसके लिए था, वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के लिए था। लेकिन ये जो हमारा क्लॉज है ये राज्य और नागरिकों दोनों के लिए है कि देश का कोई नागरिक किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी दूसरे नागरिक को सिर्फ उसके रिलीजन, मतलब उसके धर्म, उसके मूल वंश, जो भी हमने आधार देखा था, उसकी जाति, वो महिला है कि पुरुष है, उसके लिंग
और उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का कोई भी विभेद नहीं करेगा। ये बात किसमें कही गई है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 खंड 2 के अंतर्गत। तो जहां खंड एक केवल राज्य पर अधिकार दिखाता है, राज्य को आदेश देता है कि ऐसा काम ना हो, वहीं पर खंड 2 राज्य के साथ साथ नागरिकों पर भी ये अधिकार देता है कि राज्य और नागरिकों पर भी ये बाध्यता रखता है कि किसी तरह का विभेद सार्वजनिक स्थलों पर के प्रयोग या उनके प्रवेश को लेकर ना हो, केवल किसके आधार पर? इन सारे पैरामीटर्स के आधार पर। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या किसी सार्वजनिक पेय जल संस्थान कोई है, कोई कहीं पानी मिल रहा है तो या कुआं है, तो उसका प्रयोग करने से केवल उसकी जाति के आधार पर नहीं रोका जा सकता है, ना ही केवल उसके धर्म के आधार पर। तो ये सब बातें जो हैं वो अनुच्छेद 15 खंड 2 के अंतर्गत कही गई हैं। क्योंकि वैसे हमारे समाज में बहुत लंबे समय से इस तरह का चीज़ें देखी गई हैं कि किसी खास वर्ग जाति के व्यक्ति को, किसी खास धर्म के व्यक्ति को किसी दूसरे नागरिक के द्वारा इन्हीं आधारों पर शोषण किया गया है। तो अब लोगों को सशक्त करने के लिए आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो उसमें ये सारे क्लॉज जुड़े गए थे। बस खंड 2 खंड 1 से सिर्फ इस मामले में अलग है कि ये ना केवल राज्य पर बाध्यता डालता है बल्कि नागरिकों पर भी डालता है। लेकिन ये यहाँ हमें देखना है कि हमें सिर्फ सार्वजनिक स्थल की बात यहाँ है, निजी स्थलों पर हो सकता है कि आप हमारे यहाँ पर इस जगह प्रवेश ना करें या इस जगह की कोई जो व्यवस्था है, कोई उपयोग करने का कोई स्थल है उसका उपयोग ना करें, ये मना किया जा सकता है। लेकिन सार्वजनिक स्थलों का एक तरह से विभेद है। तो 2 हमने पॉइंट देखे। अब हम अगले खंड को देखते हैं अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो अब जितने खंड आएंगे वो एक तरह से इन दोनों खंडों के अपवाद के तौर पर अब यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो अनुच्छेद 15 खंड 1 और अनुच्छेद 15 खंड 2 किसी भी स्थिति में समानता के अधिकार को स्थापित करने का काम करता है कि विभेद ना हो, ना तो राज्य विभेद करे, ना राज्य और नागरिक मिलकर किसी सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक वस्तु के उपयोग में केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर विभेद करे। ऐसा ना हो इसलिए प्रावधान है। जबकि अनुच्छेद 15 खंड 3 के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि राज्य 2 लोगों के लिए, 2 वर्गों के लिए, एक महिलाओं के लिए एवं जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कर सकता है? कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। तो अनुच्छेद 15 खंड 3 के अंतर्गत ये स्थिति है कि राज्य के द्वारा क्या किया जा सकता है? महिलाओं एवं बच्चों के लिए एक खास तरह का व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की जा सकती है, ये बात कही गई है। तो ये हमें यहाँ पर देखना था। कुल मिलाकर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्थानीय निकाय हैं तो उन स्थानीय निकायों में 1/3 जो बात है कि 50% आरक्षण की बात हो, या इसके अलावा जो हम देख सकते हैं कि खास तरह की सुविधाएं जो दी जाती हैं महिलाओं के लिए, तो वो सारे जो सरकार को जो पावर मिलती है उसका एक स्रोत हमें अनुच्छेद 15 खंड 3 के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऐसी हम बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक के जो
एक तरह से हम कह सकते हैं जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो बात है, भले उसके लिए मूल अधिकार में एक अलग सेगमेंट जोड़ा गया है 21A के अंतर्गत, लेकिन बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस करने के जो पावर्स हैं वो 15(3) के भी अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो ये है अनुच्छेद 15 खंड 3 की स्थिति। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 15 खंड 4 क्या कहता है। तो जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 खंड 4, तो अनुच्छेद 15 खंड 4 की जब बात होगी तो ये जो क्लॉज है ये जुड़ता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी भाषा, कि राज्य द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए क्या करेगा, राज्य के लिए विशेष प्रावधान करने की व्यवस्था या विशेष प्रावधान की व्यवस्था का जो अधिकार है वो राज्य को दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जब 2 आर्टिकल देखे तो हमने देखा था कि जाति के आधार पर विभेद नहीं होना है, लेकिन चूंकि कुछ ऐसे वर्ग रहे हैं जो लगातार पीछे रहे हैं, तो उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए कुछ खास व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। वो जैसे कि विधानमंडल, विधानसभा में सीटों का आरक्षण हो, वो जो स्थिति हम देखते हैं संसद में, विधानमंडल में, तो उसके लिए जो पावर्स हैं वो इसी अनुच्छेद 15 खंड 4 के अंतर्गत दी गई हैं। तो उसकी भाषा हम देख सकते हैं कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, मतलब पिछड़ेपन का ये पहले 2 ही आधार था, अब तो EWS भी है, लेकिन मूल संविधान में देखें तो सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, या इसके अलावा अनुसूचित जाति जिसको हम SCs कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, या अनुसूचित जनजाति जिसको हम STs कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब, तो इनके लिए क्या है कि विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। तो ये किस में कहा गया है, ये कहा गया है अनुच्छेद 15 खंड 4 के अंतर्गत ये सारी बातें कही गई हैं। तो इसके उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे जो विधानमंडल हमें दिखाई देते हैं, इन विधानमंडलों में जो सीटों का आरक्षण है और वो पावर्स राज्य को यहीं से प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से हमने जो आर्टिकल 15 का ये वाला पोर्शन है वो हमने देखा। अब हम सीधे अपने अगले क्लॉज की तरफ चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्लॉज है वो है हमारा क्लॉज आर्टिकल 15 क्लॉज 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, पहले ये पेपर में पूछा जा चुका है, लेकिन इसको हम यहाँ पर थोड़ा बहुत समझते हैं। देखें, भारतीय संविधान में सबसे पहले 93वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 2005 में, तो उस 93 संशोधन के माध्यम से ये क्लॉज संविधान में जोड़ा गया। तो हम बात कर रहे हैं इस क्लॉज की। मैं सारे क्लॉज जैसे क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा रहा हूँ उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अनुच्छेद 15 खंड 5 की बात करें
यानी कि अनुच्छेद 15 खंड 5 की बात करें तो ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हमारे संविधान में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हमारे संविधान में आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 खंड 5 93वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़े गए। साधारण विधेयक, विशेष बहुमत से पारित होने वाले विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, ये एक अलग पोर्शन है, इसको हम देखेंगे। अभी हम इतना समझ लें कि संवैधानिक संशोधन एक ऐसा विधेयक होता है जिसके माध्यम से संविधान के अंतर्गत किसी तरह की कोई एक क्लॉज जोड़ा जाता है, आर्टिकल जोड़ा जाता है या हटाया जाता है, तो एक तरह से परिवर्तन करने का वो एक माध्यम होता है। तो यही 93वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया। ये क्या करता है, ये जो अभी हमने देखा था कि हमारे पास अगर कोई भी ऐसा पिछड़ा वर्ग है जिसके लिए विशेष हमारे पास व्यवस्था करनी है शैक्षणिक संस्थानों में, ताकि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सके उन शैक्षणिक संस्थानों में, तो इसके लिए ये क्लॉज जोड़ा गया था। ये अनुच्छेद 15 इसको कहते हैं, 15(5) कहा जाता है। तो ये हमें इसकी भाषा हमें देखनी है। तो ये जो इसकी लैंग्वेज है, इसको हमें देखें तो वही चीज़ें हैं कि हमारे पास अगर सामाजिक, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सामाजिक वह शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, प्लस या हम कह सकते हैं जो एससीज हैं या एसटीज हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जिसको मैंने अभी पहले जब हमने खंड देखा था तो उसमें बताया जा चुका है, तो उसको बार बार रिवाइज नहीं करना है। इनके लिए क्या है, इनके लिए इस क्लॉज में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में छूट क्या करी गई है, प्रदान की गई है। तो ये जो पिछड़ा वर्ग हमें दिख रहा है, इस पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश में छूट प्रदान करने की व्यवस्था इस आर्टिकल के माध्यम से की गई है। ये आर्टिकल 93वां संवैधानिक है, संशोधन है, जो उसके माध्यम से जोड़ा गया और 2005 में ये संशोधन हुआ था, जो कि राज्य को ये पावर देता है कि वो शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, इस तरह का उपाय कर सकता है। और यही पावर जो थी अनुच्छेद 15 खंड 5 के अंतर्गत, उसका उपयोग करते हुए यहीं पर देख लें, एक अधिनियम संसद के द्वारा अगले वर्ष पारित किया गया, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में छूट अधिनियम 2006। तो इसी अधिनियम के माध्यम से ओबीसी को विद्यालयों में प्रवेश पर, शैक्षणिक संस्थानों में, कॉलेजों में प्रवेश पर 27% का आरक्षण दिया गया। तो यहाँ नौकरी के आरक्षण की बात नहीं है, यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं उसमें आरक्षण की बात है। तो इसी वजह से चाहे हम आईआईटी की बात करें, आईआईएम की बात करें, यहाँ पर क्या हुआ, ओबीसी के लिए आरक्षण की एक अलग सीमा 27% आरक्षण की बात यहाँ पर जोड़ दी गई। तो ये हम देख रहे हैं बहुत अनुच्छेद 15 खंड 5 के अंतर्गत ये हिस्सा हमारा जुड़ता है।
तो क्लॉज बाय क्लॉज हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब हमारा आर्टिकल 15 के अंतर्गत लेटेस्ट एक क्लॉज जोड़ा है, इसको भी हमें देखना है, तो उसको हम देखते हैं। तो ये हमारा क्लॉज 15 खंड 5 जो है, क्लॉज 5 जो है आर्टिकल 15 में, वो हमने यहाँ पर देखा है। अब आगे हम इसमें समझते हैं। अनुच्छेद 15 6। तो अनुच्छेद 15 और 6 का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास क्लॉज है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 जो है वो 103वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 103वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया है। और ये जो अनुच्छेद 15 खंड 6 है वो, क्योंकि इससे पहले हमने जब खंड 5 या खंड 4 देखा था तो उसमें हमने सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों की बात करी थी। इसमें पिछड़ेपन की एक आधार जो था वो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए क्या करा गया है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर जो 10% का एक विशेष सीट रिजर्व कर दी गई है, उससे संबंधित ये हमारे पास क्लॉज है। तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये हमारे पास यहाँ समझने के लिए है। ये अनुच्छेद 15 खंड 6 की स्थिति थी, इसको हमने यहाँ पर देखा है। अब हम यहाँ से कोई भी प्रश्न हमारा छूटता नहीं है, ये सब हम चीज़ों को बारी बारी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मूल अधिकार वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बताया जा रहा है इतनी डिटेल से। तो अब हम इसके आगे इस तरीके से हमने आर्टिकल 15 मात्र एक लाइन का आर्टिकल नहीं है, इसमें कई सारे महत्वपूर्ण खंड हैं, इनकी भाषा है। EWS की बात कर लें, वो जोड़ा गया है लेटेस्ट। इसी तरह 93वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जोड़ा गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करी। अब हम देखते हैं इसी आरक्षण, जिसको हम कहते हैं नियोजन में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण को लेकर, जिसको लेकर बहुत सारी वाद विवाद चले हैं, वो वाला अब हम आर्टिकल देखते हैं। तो समता के अधिकार के अंतर्गत आने वाला तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसको हम बहुत सारे उसके खंड नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम सिर्फ 16(1) जो है वो, और 16(4) जो है, और 16(6) जो है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सीधे अब हमारा अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 16। ये जो है ये भी एक समता का अधिकार ही दिखलाता है, उसी का एक अनुच्छेद है समता के अधिकार के अंतर्गत। और इसकी जो भाषा है वो क्या कहती है, वो कहती है कि राज्य लोक नियोजन में, राज्य के द्वारा लोक नियोजन में अवसर की समता उपलब्ध कराई जाएगी।
मतलब लोक नियोजन में अगर 16 क्लॉज 1 की बात करें तो ये बात करता है कि राज्य नियोजन में जो है पब्लिक, जो सार्वजनिक नियोजन की जब बात करते हैं तो राज्य नियोजन के अंतर्गत क्या करेगा, अवसर की समता उपलब्ध करवाएगा। दूसरी बात इसमें ये कही गई है, ये हमारा अगला जो आर्टिकल इसमें जुड़ेगा, आर्टिकल 16 खंड 2 की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा गया है कि ये जो लोक नियोजन है, लोक नियोजन है, इसमें राज्य केवल अनुच्छेद 15 में 5 आधार थे, इसमें 7 आधार हैं। तो लोक नियोजन में राज्य केवल और केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, तो ये तो सारे आर्टिकल 15 में भी थे, लेकिन 2 नए इसमें हिस्से जुड़े हैं। एक जुड़ा है जिसको कहते हैं निवास, और दूसरा जुड़ा है उद्भव। उद्भव मीन्स डिसेंट जिसको कहा जाता है वो। तो एक तरीके से आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के द्वारा जो बात कही गई है वो कही गई है कि राज्य के जब लोक नियोजन की बात आएगी तो उसमें केवल धर्म, जाति और मूल वंश और जन्म स्थान, इसके अलावा निवास और उद्भव जैसे ये जो कारक हैं, इनके आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं मौलिक अधिकारों के खंड, मौलिक अधिकारों के भाग 3 के अंतर्गत आने वाले जो हमारा अनुच्छेद है 16, उसको हम देख रहे हैं। उसके जो 2 हमारे पास शुरुआती क्लॉज हैं उसको हमने अच्छे से यहाँ पर देखा है, इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। लेकिन ये जो अनुच्छेद 16 है ये सिर्फ इतना ही नहीं है। अब विभेद जो होगा वो जाति के आधार पर होगा नौकरी के अंतर्गत, तो वो क्यों होगा और वो उसके लिए क्या हमारे पास खंड हैं उनको हमें देखना है। तो अब हम इसी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आने वाले जो दूसरे हिस्से हैं उनको समझते हैं। अनुच्छेद 16 के खंड 1 और खंड 2 को हमने यहाँ पर समझ लिया है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो हमारे आर्टिकल 16 क्लॉज 1 है और जो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 है, ये दोनों हमने समझ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। अनुच्छेद 16 खंड 4 क्या है। इसके अलावा हमें देखना है अनुच्छेद 16 खंड 4A। एक हमें देखना है अनुच्छेद 16 खंड 4B। इसको आप बेयर एक्ट जो है संविधान की जो एक पुस्तक है उसमें आप देख सकते हैं, ऐसे ही लिखा है। इसके अलावा हम फिर देखेंगे अनुच्छेद 16 जो अंतिम खंड है, जो महत्वपूर्ण खंड है, ये क्या है इसको हम देखेंगे। तो ये सारे पोर्शन अभी हमें देखने हैं और समझना है। तो डायरेक्ट मैं इस पर अगर जाऊं, यहाँ पर अनुच्छेद 16 खंड 4 पर अगर मैं जाऊं तो इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। देखिए अनुच्छेद 16 खंड 4 संविधान में उल्लेखित वो आर्टिकल है जो बहुत साधारण में बात करें तो नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो कोई ये पूछे कि नौकरी में जो आरक्षण दिया जाता है विभिन्न वर्गों को, वो संविधान के किस अनुच्छेद से दिया जाता है, तो वो दिया जाता है
अगर सिर्फ हम EWS छोड़ दें तो 16(4) के अंतर्गत दिया जाता है। ये जो आरक्षण है वो किन वर्गों को दिया जाता है, उसका नाम हम देख लें, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को इंग्लिश में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कहा जाता है। तो इन लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण देने की व्यवस्था है। इसका अपना एक इतिहास है, उसको थोड़ा बहुत हमें देखना होगा। जिस क्रम में हम कुछ न्यायालय के अंतर्गत आए मामलों और उसमें जारी किए गए फैसलों को भी देखेंगे, तब जाकर ये पूरा हमारा आर्टिकल 16 तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने इस वाले खंड को हम देख रहे हैं, अनुच्छेद 16 खंड 4, और इसको हमें समझना है। तो यहाँ पर हमने अनुच्छेद 16 खंड 4 की जो भाषा है उसको यहाँ पर देखा। अब थोड़ा सा हम आरक्षण के इतिहास को समझेंगे और ये समझेंगे कि जिस तरीके से अभी वर्तमान में कई जातियों के द्वारा आरक्षण की मांग की जा रही है, तो वो उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या वो सही है गलत है, उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब नौकरियों में आरक्षण की बात होती है तो हमारा ध्यान एक कमीशन है, मंडल कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे BP मंडल, और इनकी अध्यक्षता में ये कमीशन गठित हुआ था 1979 में। 1979 में मंडल कमीशन BP मंडल के नेतृत्व में गठित हुआ और उसने अपनी अनुशंसा दी कि इस समय जो बैकवर्ड पीपल हैं उनका प्रतिशत संपूर्ण जनता में 52% है, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व जो है नौकरियों में बहुत कम है। इस वजह से BP मंडल ने आरक्षण इन लोगों को देने की बात कही थी और इनकी सिफारिशों को, जो मंडल कमीशन था, इसकी सिफारिशों को 1989 में उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर VP सिंह हुआ करते थे, इनकी सरकार ने इसको मान लिया और OBC को 27% आरक्षण की व्यवस्था नौकरियों में कर दी गई। तो ये एक तरह से कहानी है, इसको बहुत समराइज मैंने कर दिया है। तो OBC को 27% आरक्षण की व्यवस्था जो थी वो BP मंडल कमीशन जो गठित हुआ था उसकी सिफारिशों पर VP सिंह जो थे, जिनकी गवर्नमेंट थी, उसने ये आरक्षण 1989 में लागू कर दिया। बाद में जो अगली गवर्नमेंट 1991 में बनी कांग्रेस की, उसके द्वारा भी दो व्यवस्थाएं करी गईं। एक तो OBC को 27% आरक्षण और दूसरा 10% आरक्षण किनको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की आज हम बात करते हैं आरक्षण में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण की जो बात करते हैं, जिसकी व्यवस्था की जा चुकी है, खास तौर से यहाँ हम देख सकते हैं अनुच्छेद 16 खंड 6 के अंतर्गत ये जो व्यवस्था थी पहले 1991-92 में भी की गई थी, लेकिन ये सिर्फ कार्यकारी आदेश मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आधार पर की गई थी, कानून बनाकर नहीं की गई थी। तो चूंकि जैसे कि
कोई मूल व्यवस्था है, समता का अधिकार है। अब वहीं पर इतने सारे आरक्षण हैं, तो कुछ आरक्षण राजनीतिक उद्देश्यों से भी दिए गए। तो इसकी क्या कोर्ट ने करी? समीक्षा करी। फिर कोर्ट के द्वारा इन निर्णयों की एक समीक्षा की गई, और वो जो समीक्षा थी वो एक बहुत महत्वपूर्ण केस के नाम से जानी जाती है। उसको हम देखते हैं। वो जो केस है उसको कहा जाता है ये सब हम आरक्षण के थोड़े बहुत लिंक जो हैं पुराने, उनको समझने के क्रम में देख रहे हैं। अनुच्छेद 16 खंड 4 को हमने देख लिया है। तो ये जो पुराने लिंक है वो ये है, जो केस आया इंदिरा साहनी वाद या केस 1992 का। इस इंदिरा साहनी केस 1992 में कोर्ट ने जो था वो क्या माना? कोर्ट के द्वारा, बहुत बड़ी बेंच थी ये, इसके द्वारा ये माना गया कि पहला तो ये है कि ओबीसी को 27% आरक्षण जो दिया गया है सरकार के द्वारा, ये सही है, लेकिन इसमें एक क्रीमी लेयर का सिद्धांत अपना लिया गया कि ओबीसी के अंतर्गत सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं उनकी बात नहीं है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसमें सभी एक ही लेवल के नहीं हैं। तो उसमें क्रीमी लेयर का एक संदर्भ दिखाया गया। देखिए, आरक्षण की जब बात होती है तो एक एससी होता है, एक एसटी होता है। ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं। एक इनके अलावा जो बैकवर्ड हैं, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ओबीसी कहा जाता है, वो हो गया। एक आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, एक वो हो गए। तो इतने सारे सेक्शंस हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो ओबीसी है उसको 27% आरक्षण की बात इंदिरा साहनी वाद में मान लिया गया, लेकिन क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया कि अगर उस समय बात कही गई थी 1993 में, ये फैसले आया 1993 में कि 1 लाख रुपए से अधिक जिनकी आय है, वो ग्रॉस एनुअल इनकम जो है, अगर 1 लाख से अधिक है तो वो आरक्षण नहीं ले पाएंगे। फिर ये समय समय पर बढ़ता रहा। इस समय इसकी जो राशि है वो 8 लाख रुपए है, 8 लाख। और अभी जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग जो बना है, उसने अनुशंसा की है कि ओबीसी के भी 3 हिस्से करे जाएं। एक बनाया जाए बैकवर्ड लोगों का, जो हाँ पिछड़े हैं। दूसरा जो है वो जो पिछड़ों में भी पिछड़े हैं, तो हाईली बैकवर्ड जो हैं वो। और एक बने जो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। तो इसी आधार पर ये जो 27% आरक्षण होगा उसका डिवीज़न होगा। इनके हिस्से में थोड़ा कम आएगा, इनके हिस्से में आरक्षण अधिक आएगा, और इनके में आरक्षण की व्यवस्था ऐसी होगी जो फ़ायदा इनको सबसे ज़्यादा मिले। ताकि कुछ लोग हैं जो जनरेशन से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और उसी वर्ग के दूसरे परिवार के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनकी सीटें बुक हो जा रही हैं। तो इस तरह से जो इक्वालिटी हो उसको दिखाया जा रहा है। एक जो पॉजिटिव इक्वालिटी जिसको कहते हैं, वो व्यवस्था यहाँ पर बन सके, उसकी बात हो रही है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो इंदिरा साहनी वाद में ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण था उसको क्रीमी लेयर के सिद्धांत के साथ अपना लिया गया। इसके अलावा इस वाद में और जो फैसले करे गए, देखें इसमें बहुत सारे फैक्ट्स मैं बता रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है इस वीडियो को बार बार देखें। जब तक 2 से 3 बार इस वीडियो को नहीं देखा जाएगा, चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। तो धीरे धीरे इसको स्लो, जिसका जो स्पीड है वो करके देखा जाए, बार बार देखा जाए, तभी जाकर ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहली चीज़ इंदिरा साहनी वाद, क्योंकि इससे पहले बीपी मंडल के सिफारिशें, कानून बना देना, आरक्षण दे देना, अब उसकी समीक्षा हो रही है इंदिरा साहनी वाद में। तो उसमें पहला पॉइंट है ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कर दी गई है। दूसरी चीज हम यही देख सकते हैं कि
जो 10% EWS के लिए आरक्षण था उसको अमान्य घोषित कर दिया गया था इंदिरा साहनीवाद में। अगली चीज ये कही गई कि SC और ST जो हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं, इनको प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं होगा। मतलब यहां पर ये बात कही गई कि आरक्षण जो होगा वो केवल नियुक्ति के समय होगा। एक बार नौकरी मिल गई तब प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब आगे ये स्टेटस बदल चुका है, तो वो क्या है उसको हम देखेंगे। यहां पर जो स्थितियां बन रही हैं वो यही 3 बहुत बड़ी चीज हैं जो इंदिरा साहनीवाद में बताई गई हैं। तो यहां तक हमारा 16(4) वाला क्लॉज हमारा पूरा होता है। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 16 खंड 4 में जो व्यवस्था थी कि अगर SC STs हैं, OBC हैं, जिनको आरक्षण दिया जा रहा है, उसकी शर्त थी कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, आरक्षण मिल जाए। थोड़ा इतिहास देख लिया था हमने, BP मंडल, इंदिरा साहनीवाद। अब हम देखते हैं कि ये जो 2 चीजें हमने जोड़ी हैं ये क्या हैं। तो देखें, अब हम बात करने वाले हैं तो अब हम ये जो 2 हिस्से बचे हैं इनको देखते हैं। दरअसल इंदिरा साहनीवाद 1992-93 की जो स्थिति थी वो हमने देखी। उसके बाद हम अब इसको देखने वाले हैं। ये दो चीजें क्या थी। दरअसल 1995 की अगर हम बात करें तो संविधान में 77वां 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। संविधान में 77वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1995 में, और इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, इंग्लिश में लिख रहा हूं, जिसको हिंदी में जो कहते हैं वो बड़ा प्रचलित शब्द नहीं है, इनेबलिंग क्लॉजेस जोड़े गए, समर्थकारी खंड जोड़े गए, और वही जो खंड थे वो अनुच्छेद 16(4) के ही आगे अनुच्छेद 16(4)A और अनुच्छेद 16(4)B जोड़ दिया गया। इनेबलिंग क्लॉज है, समर्थकारी खंड है, यानी कि ये राज्य को कुछ पावर देते हैं। ये राज्य को क्या पावर देते हैं? अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 16(4)A की, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य जो है वो देखेगा कि अगर नौकरी में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े या SC STs का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उस स्थिति में राज्य प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये कोई कानून नहीं, उसमें कोई नया आर्टिकल नहीं जोड़ दिया गया कि प्रमोशन में आरक्षण संविधान में लिखा है। ये इनेबलिंग क्लॉज है कि सरकार कानून बनाने के लिए सामर्थ्यकारी हो जाएगी, लेकिन जैसे कि अनुच्छेद 16(4) में सीधे आरक्षण की बात है, उस तरह का प्रमोशन में आरक्षण की सीधे बात यहां पर हमें नहीं दिखाई देती है। तो ये 16(4)A में है, जिसको फिर आगे चलकर 81वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा थोड़ा सा परिवर्तित किया गया, और ये कहा गया कि जब भी प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा तो उसमें जो परिमाणिक सीनियरिटी है, कॉन्सिक्वेंशियल जो सीनियरिटी है, उसका ध्यान रखा जाएगा। तो इसको कहते हैं परिणामिक श्रेष्ठता का ध्यान रखना होगा
ये 81वें संवैधानिक संशोधन, तो बस इसको पूछे जाने की संभावना इसलिए है क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण का जो मुद्दा है वो हमेशा बना रहता है, तो इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा जो 16(4)B था उसकी जो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको हम देख लें। जो अनुच्छेद आर्टिकल 16(4)B की जब बात होती है तो इसमें ये कहा गया है कि, चूंकि एक चीज़ मैं भूल गया हूँ ये बताना, कि जब हमने इंदिरा साहनी केस देखा था तो उसमें ये बात कही गई थी कि आरक्षण जो है वो किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होगा। मतलब 100 सीटें हों तो उसमें से अधिकतम 50% सीटें ही रिजर्व की जा सकती हैं, उससे अधिक नहीं रिजर्व की जा सकती हैं। तो ये इंदिरा साहनी केस में कहा गया था। लेकिन अनुच्छेद 16(4)B के माध्यम से ये कहा गया कि अगर पिछले वर्ष की आरक्षित सीटों को इस वर्ष जोड़कर बैकलॉग जो है उसको क्लियर करा जाए, तब उस स्थिति में 50% सीटों की जो सीमा है वो उसका उल्लंघन किया जा सकता है। ये बात कही गई है किसमें? ये कही गई है अनुच्छेद 16(4)B के अंतर्गत। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस मैं जो चीज़ों को बहुत सारा लिखा नहीं रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो भी अपने आप में किसी प्रश्न का उत्तर ही है। तो बहुत सावधानी से इन सब चीज़ों को देखना है। तो यहाँ हमने इंदिरा साहनी केस में जो 3 पॉइंट मैंने बताए थे, वहाँ एक पॉइंट आप लोग और ऐड कर लेना कि वहाँ पर 50% आरक्षण की सीमा भी निर्धारित करी गई थी। तो ये हमने देखा। इसके अलावा हमने आर्टिकल 16(4)B देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसी प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित 2 केसेस हैं, वो हम देख लेंगे और फिर इस वाले आर्टिकल को देखेंगे। तो प्रमोशन में आरक्षण को लेकर एक बात हम यहाँ पर समझेंगे कि प्रमोशन में जब आरक्षण की बात होती है तो हमारे पास 2 केस आते हैं। एक आता है नागराज मामला 2006 और एक मामला आता है जर्नैल सिंह वाद 2018। तो नागराज मामले में जो 77वां संवैधानिक संशोधन 1995 में किया गया, उसके लिए उसकी स्क्रूटनी हुई। जो अमेंडमेंट किया गया था उसकी एक तरह से स्क्रूटनी की गई और कहा गया कि जब भी प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा उसके 3 प्रमुख आधार होंगे। एक आधार जो होगा वो होगा पिछड़ेपन का पैमाना देखा जाएगा कि क्या वो जो वर्ग है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है वो सच में बैकवर्ड है कि नहीं है। दूसरा, प्रतिनिधित्व क्या पर्याप्त नहीं है। प्रतिनिधित्व एक आधार होगा कि क्या प्रतिनिधित्व पर्याप्त है या नहीं है। और तीसरी चीज ये देखी जाएगी कि क्या ऐसा आरक्षण देते समय क्या कोई दक्षता तो प्रभावित नहीं हो रही है। तो नागराज मामला 2006 का था, उसमें ये 3 पॉइंट गिनाए गए थे। जो 2018 का मामला प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित है, जर्नैल सिंह वर्सेस सुभाष नारायण केस शायद ये था, तो उसमें कोर्ट ने जो पहली ये पॉइंट थी इसको हटा दिया, क्योंकि हमारे समाज में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से लोग रहे हैं वो सच में पिछड़े रहे हैं। उसे प्रमाणित करने के लिए किसी तरह के कोई भी क्वांटिफिएबल डेटा की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो शर्त थी, पहली शर्त नागराज मामले में, इसको हटा दिया गया। बाकी दोनों शर्तों को अभी रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमने अनुच्छेद 16 खंड 4 के अंतर्गत जो भी आरक्षण की नौकरी में आरक्षण को लेकर जो व्यवस्थाएं अभी तक बनी थी वो हमने समझी हैं। बस एक छोटा सा हमारे पास अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16 खंड 6, उसको देख लेते हैं तो ये हमारा पूरा आर्टिकल तैयार हो जाएगा। जब बात करते हैं अनुच्छेद 16
खंड 6 की, तो जैसे 103वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15 में खंड 6 जोड़कर शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रवेश में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया, उसी तरीके से नौकरी में जब हम बात करते हैं, नौकरी में आरक्षण की जब बात होती है, तब ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसके लिए 10% का आरक्षण जो प्रोवाइड कराया गया है वो कराया गया है अनुच्छेद 16 खंड 6 के द्वारा। तो ये हमें यहाँ पर देखना था। तो इस तरीके से हमने कुल मिलाकर मौलिक अधिकारों के खंड, मौलिक अधिकारों के भाग 3 में जो समता का अधिकार है उसके अंतर्गत आने वाला तीसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद 16 था, जो बहुत बड़ा अनुच्छेद है समझने की दृष्टि से, उसको हमने यहाँ पर कवर किया है। इसमें हमने आरक्षण से जुड़े हुए जितने भी आयाम थे, जितने भी केसेस थे, इंदिरा साहनीवाद हो, नागराज का मामला हो, जर्नैल सिंह वाद हो, इसके अलावा 77वां संवैधानिक संशोधन हो, 81वां संवैधानिक संशोधन हो, ये सारी चीज़ें, या इससे पहले 93वां संवैधानिक संशोधन जो आर्टिकल 15 में जोड़ा गया वो हो, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं। तो अब हम अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं जो मूल अधिकारों के ही अंतर्गत है। और अब ये दो अगले जो अनुच्छेद होंगे मूल अधिकार के अंतर्गत, वो बहुत छोटे छोटे अनुच्छेद होंगे, तो इनको हमें थोड़ा देख लेना है। तो ये जो हमारा अनुच्छेद है अगला, वो है अनुच्छेद 17। इसको हम कहते हैं आर्टिकल 17, जो कि भारत के संविधान के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की जो अस्पृश्यता थी, जो अनटचेबिलिटी थी, उसको हटा दिया गया। अस्पृश्यता की समाप्ति की बात इसमें कही गई है। तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो उसमें अस्पृश्यता वाला जो पोर्शन है वो जिसके द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, उसकी समाप्ति का जो क्लॉज जोड़ा गया है वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। इसमें हम देखेंगे कि इसके आधार पर, मतलब किसी छुआछूत जो होती है, अनटचेबिलिटी है, उसको एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसी के आधार पर संसद के द्वारा अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम 1955 लागू किया गया था, जिसको 1976 में परिवर्तित किया गया, थोड़ा संवर्धित किया गया और उसका नाम भी बदला गया और उसका नाम रखा गया नागरिक अधिकार रक्षा अधिनियम 1976। नागरिक अधिकार रक्षा अधिनियम 1976 इसका नाम पड़ा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1976 में इस जो ये कानून बनाया गया, इसमें कई सारे अपराध की जो दंड था उसको बढ़ाया गया। बाद में एक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया गया। तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया गया था।
जो थोड़ा बहुत हम इसको यहीं से समझ सकते हैं। ये दो अधिनियम तो अस्पृश्यता की समाप्ति और ये हैं इनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, उसे रोकने के लिए लागू किए गए थे। इस तरीके से अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद है जिसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि अस्पृश्यता का जो मामला है उसको डील किया जा रहा है, उसे समाप्त करने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ हमें ये देखना है कि भारत के संविधान में कहीं पर भी अस्पृश्यता शब्द क्या है, परिभाषित नहीं किया गया है, चाहे संविधान की बात हो या जो भी हमारे यहाँ पर अधिनियम हैं उसमें। तो ना ही संविधान में और ना ही अधिनियमों में क्या किया गया है, इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये था आर्टिकल 17। अब आगे हम देखते हैं। समता के अधिकार के अंतर्गत अगला जो हमारा अनुच्छेद है, जिसको एक तरीके से आर्टिकल 18 ही कहते हैं। आर्टिकल 18 इसको कहा जाता है। ये जो आर्टिकल है वो उपाधियों की समाप्ति से जुड़ा है। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों की समाप्ति से जुड़ा ये हमारा अनुच्छेद है। इसमें दो चीज़ें हमें समझनी हैं कि ब्रिटिश जब हुकूमत हुआ करती थी तो उस समय जो नागरिक ब्रिटिशर्स के समर्थक होते थे उनको बड़ी बड़ी उपाधियां, राय बहादुर, राय चंद्र, दीवान, इस तरह की उपाधियां दी जाती थी। तो ये एक तरह से विभेद दिखाता है नागरिक के बीच में। तो सरकार ने संविधान ने क्या करा, संविधान निर्माताओं ने इन उपाधियों का अंत कर दिया। लेकिन सिर्फ दो तरह की उपाधियां, एक है सेना के जो लोग हैं उनको, और दूसरा जो शिक्षा संबंधी उपाधियां हैं वो यही प्रोवाइड कराई जाएंगी। बाकी अगर हम भारत रत्न, पद्म पुरस्कारों की बात करें तो इन पुरस्कारों को भी मान्य घोषित किया गया है, लेकिन दस्तावेजों में ना ही ये प्राप्तकर्ता के नाम से पहले और उसके पश्चात दिखाए जाने चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आर्टिकल 18 से जुड़ी हुई। तो हमने कुल मिलाकर जो हमारे पास समता का अधिकार वाला कॉलम था, इस समता के अधिकार वाले कॉलम के अंतर्गत हमने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक की स्थिति को पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम मौलिक अधिकार के ही अंतर्गत जो हमारा अगला हिस्सा है अनुच्छेद 19, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको हम देख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की और उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। तब हमारा अब अगला हिस्सा जो यहां पर शुरू होता है वो होता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक का पोर्शन कवर करेगा। इसको हमें देखना है। इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 19, जिसको स्वतंत्रता के अधिकार के ही अंतर्गत जोड़ा गया है। तो इस आर्टिकल को हमें थोड़ा सा देखना होगा।
तो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका पहला हमारे पास अनुच्छेद देखने को मिलता है, वो है अनुच्छेद 19। इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 किस तरह के अधिकारों की रक्षा की बात करता है। तो आर्टिकल 19 जो है अधिकारों की रक्षा की बात करता है। आर्टिकल 19 की जगह मैं पर्टिकुलर शब्द लिखूं सही तरीके से, तो ये जो आर्टिकल 19 है, इसके भी कुछ हमारे खंड हैं। तो उसी में से अनुच्छेद 19 खंड 1 की अगर बात करूं तो ये अधिकारों की रक्षा की बात करता है, जिसमें अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए होगा, जो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 का उपखंड ए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत शामिल है। यह है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको हम कह सकते हैं बोलने की आज़ादी वाला ये एक क्लॉज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसी के तहत अनुच्छेद 19 खंड 1 का उपखंड बी ये शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार प्रदान करता है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का जो अधिकार है वो इस क्लॉज के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी के तहत अगला है अनुच्छेद 19 खंड ए उपखंड सी। ये शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात यहाँ पर होगी। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार इसमें दिया है। जो उपखंड 3 है वो कहता है कि लोगों को संघ बनाने, संगम करने का अधिकार यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी के तहत अगला जो अनुच्छेद है 19(1) खंड ग उपखंड घ या डी, जिसको कहा जाता है अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, वो कहता है कि संघ बनाने, संगम करने का जो अधिकार है, उससे अगला जो यहाँ हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है, जो एक तरीके से डी जो हमारा पॉइंट है, उसको अगर हम देखें तो ये है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर विचरण, कहीं पर भी घूमने विचरण का अधिकार ये प्रोवाइड कराता है। ये इसमें दिया गया है। इसी के तरह अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड 5 की अगर बात करी जाए तो ये क्या करता है, निवास का अधिकार प्रदान करता है। किसको? ये केवल नागरिकों की बात हो रही है। तो ये हमारा अनुच्छेद जो है केवल नागरिकों के लिए है। हमें पता है कौन कौन से केवल नागरिकों के लिए अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 19(1) खंड ई जो है वो निवास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी के साथ एक अनुच्छेद हमारा 19 खंड 1 उपखंड एफ था, जो कि संपत्ति से जुड़ा अधिकार था, जिसको 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अब हटा दिया गया है। तो जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत था, वो अब मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है, उसे हटा दिया है। वो मूलतः संविधान में अनुच्छेद 19 खंड 1 के उपखंड अनुच्छेद
19 खंड 1 के उपखंड च में, इसको हम कह सकते हैं अनुच्छेद 19 खंड 1 के उपखंड च में समाहित किया गया था। क्या? संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो, जिसको 44वें संवैधानिक संशोधन से हटा दिया गया था। इसके अलावा थोड़ी यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, एक हमारे पास अभी जो बचा हुआ है उसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड जी है, वो क्या करता है? व्यापार, कोई भी व्यापार या कोई वृत्ति अपनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मूल संविधान के अंतर्गत हमारे पास जो उपखंड ए था, अनुच्छेद 19 खंड 1 के अंतर्गत उपखंड ए था, वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो उपखंड बी है वो सम्मेलन करने का अधिकार देता है। जो उपखंड सी है वो संघ बनाने, संगम करने का अधिकार देता है। और जो उपखंड डी है वो कहीं पर भी विचरण करने का अधिकार, कहीं पर भी निवास करने का अधिकार ई से मिलता है। इसी के तहत तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे मूलतः इसकी 7 हमारे पास सेगमेंट देखने को मिलते थे। लेकिन जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया तो अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं अनुच्छेद 19 खंड 1 के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। तो यही 6 तरह के अधिकार यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। और जो 7वां अधिकार था जिसको संपत्ति का अधिकार कहते थे वो हटा दिया गया है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। लेकिन हमें ये समझना है कि अनुच्छेद 19 में प्रदत्त जो अधिकार हैं, बोलने की आज़ादी, रहने निवास करने, इस तरह की जो आज़ादियाँ दी गई हैं वो पूर्णतः एब्सोल्यूट इन मैनर नहीं है, आत्यांतिक नहीं है। इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये जो पॉइंट है अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ये जो अनुच्छेद 19 है, इस अनुच्छेद 19 के खंड 2 के अंतर्गत अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात कही गई है। तो युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात इसमें कही गई है। किसमें? इस वाले क्लॉज में अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात हुई है। और ये जो युक्ति युक्त प्रतिबंध की जो बात है वो ये कहता है कि 19(1) के अंतर्गत जो 6 अधिकार दिए गए हैं, इन 6 अधिकारों पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। किन आधारों पर? वो आधार हमें पता होने चाहिए। वो आधार सीमित नहीं है, केवल कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं और वो आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि राष्ट्र की एकता व अखंडता की बात की गई है। दूसरा, राज्य की सुरक्षा की बात करी गई है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। इसके अलावा न्यायालय की अवमानना से जुड़ा हुआ मामला हो तब रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, बोलने की आज़ादी को बाधित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें दूसरे राष्ट्रों के साथ जो राजनयिक संबंध हैं वो बने रहें, इसलिए इस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। ये नहीं कि किसी राष्ट्राध्यक्ष का दौरा भारत में हो और कोई खास समूह के लोग
उस राष्ट्राध्यक्ष के विरोध प्रदर्शन करने लगे उसके सम्मुख जाकर, तो वो सब रोका जा सकता है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, इसमें और भी पॉइंट हैं, आदि के फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 2 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 1 में 6 अधिकार दिए गए हैं, उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो ये था हमारा अनुच्छेद 19 और उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो इस तरीके से हमने भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद जो भी भाग 3 है मौलिक अधिकारों का, ये पार्ट 2 हमने कवर करा है, जिसमें कि हमने अनुच्छेद जो आर्टिकल 14 था उससे आगे को हमने चीज़ें देखी हैं, जिसमें आर्टिकल 15 और 16 को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंड देखा है, उसका 17 और 18 को देखा है, और 19 के अंतर्गत जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 थे उसको देख लिया है। अब हम अनुच्छेद 20 से लेकर जितना पोर्शन मौलिक अधिकारों का बचा है वो सब कंप्लीट कर देंगे। तो ये 3 पार्ट्स में हमारा मौलिक अधिकार तैयार हो जाएगा और इससे एक भी प्रश्न हमारा बचेगा नहीं, खासतौर से ग्रुप सी का तो एक भी नहीं बचेगा। और जो अपर सबऑर्डिनेट के भी एग्जाम्स हैं उसमें भी जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है वो मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।